हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सयागत अशोक। फ्रेंड्स, आज हम आरबीआई के सर्कुलर जो है एबीएम से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम जून 2024 से लेकर के दिसंबर 24 के बीच में जो सर्कुलर एबीएम से पर्टेन करते हैं, रिलेटेड हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये कौन से सर्कुलर हम शामिल करते हैं, तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा। आईआईबीएफ की तरफ से एक लिस्ट पब्लिश की जाती है जिसे सब्जेक्ट अपडेट बोलते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट अपडेट। अगर आप चाहें तो गूगल पे सर्च करिए आईआईबीएफ सब्जेक्ट अपडेट, तो वो वहाँ आपको ले जाएगा। वहाँ पर ये सर्टेन लिस्ट देते हैं कि ये सर्कुलर हैं जो इस सब्जेक्ट में अपडेट्स के तौर पर काम आएंगे। उन्हीं को ही मैंने यहाँ इंक्लूड किया हुआ है। उम्मीद रहती है कि एक दो क्वेश्चन जो है हमें इन सर्कुलर से मिल सकते हैं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, सर्टेन नहीं होता पर उम्मीद करते हैं। तो 5-6 सर्कुलर हैं जो हमारे काम के हैं, मैं डिस्कस करूँगा। पहला सर्कुलर नंबर 1 है फ्रेंड्स। यहाँ पर ये इसका टाइटल है, अगर आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाना चाहें तो ये 30 जुलाई 2024 को आया हुआ है, इसीलिए डेट लिखा है 30 जुलाई 2024 को आया हुआ है। और ये मास्टर डायरेक्शन है ऑन ट्रीटमेंट ऑफ बिलफुल डिफ़ॉल्टर एंड लार्ज डिफ़ॉल्टर। ठीक है, बिलफुल डिफ़ॉल्टर और लार्ज डिफ़ॉल्टर के बारे में यहाँ पर हम बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है, मतलब हम केवल काम की बातें करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर, जो कि आपके एग्जाम में सीधे स्ट्राइक कर सकते हैं। सर्कुलर बहुत बड़ा होता है, ठीक है, हम केवल काम की बातें करेंगे। तो बिलफुल डिफॉल्टर किसे कहते हैं? अ बारोअर आर अ गारंटर हु हैज कमिटेड बिलफुल डिफॉल्ट एंड आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज 25 लाख एंड अबव। तो ऐसा बारोअर या गारंटर जिसने बिलफुल डिफॉल्ट किया है, जानबूझकर, पैसे हैं पर दे नहीं रहा है, बिलफुल डिफॉल्ट किया है, और जो अमाउंट है वो 25 लाख है एंड उससे ऊपर की आउटस्टैंडिंग हो रही है, तो फ्रेंड्स उसे हम बिलफुल डिफॉल्टर कह देते हैं। तो जो रेड में है इसके पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, फिर आता है लार्ज डिफॉल्टर किसे कहते हैं फ्रेंड? तो लार्ज डिफॉल्टर उन्हें कहते हैं जिनकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1 करोड़ और उससे अधिक की हो, और मतलब दो कंडीशन है यहाँ पर, अमाउंट 1 करोड़ एंड अबव की होनी चाहिए। दूसरा, जहाँ पर सूट यानी केस फाइल किया गया है, या अकाउंट हैज बीन क्लासिफाइड एज डाउटफुल आर लॉस। ठीक है, यहाँ पर आर लगा हुआ है। ठीक है, तो पहला 1 करोड़ या उससे अधिक का लोन होना चाहिए, यानी कि 1 करोड़ या उससे अधिक का आउटस्टैंडिंग अमाउंट होना चाहिए। और दूसरा, जहां पर सूट फाइल किया गया हो, केस किया गया हो, या जहां पर अकाउंट जो है डाउटफुल या लॉस कैटेगरी में चला गया हो, तो ऐसे डिफॉल्टर को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? लार्ज डिफॉल्टर बोलते हैं। ठीक है, यहीं पर ही इससे रिलेटेड एक और पूछा जाता है जो नॉन कोऑपरेटिव बारोअर पूछते हैं फ्रेंड्स। ओके, नॉन कोऑपरेटिव बारोअर की क्या लिमिट है? नॉन कोऑपरेटिव बारोअर की लिमिट होती है फ्रेंड्स 5 करोड़ या उससे अधिक का जो है अगर उधारी है, 5 करोड़ और अबव की अगर आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, तो उस केस में उस बारोअर को नॉन कोऑपरेटिव बारोअर कहते हैं। नॉन कोऑपरेटिव बारोअर क्या होता है? ऐसा बारोअर जो आपके साथ कोऑपरेट ना करे। कोऑपरेट ना करे मतलब आप कह रहे हो कि आओ तुम्हारा जो है लोन हम जो है इसको रिस्ट्रक्चर कर देते हैं, थोड़े और समय के लिए बढ़ा देते हैं, वो आना ही नहीं चाहता है। आप बोलते हो कि हमको आपकी फैक्ट्री में चल करके स्टॉक देखना है, मशीनरी देखनी है, वो आपको गेट में एंट्री नहीं देता है, कोऑपरेट नहीं करता किसी भी तरीके से, वो आपके साथ कोऑपरेशन नहीं चाहता है, तो नॉन कोऑपरेटिव बारोअर हो गया। ठीक है, नॉन कोऑपरेटिव हो गया, कोऑपरेट नहीं करेगा। बिलफुल डिफॉल्टर कोऑपरेट फुल कर रहा है, आओ मेरे इंस्पेक्शन करो, सब देखो दाखो, कोई दिक्कत नहीं, पैसे भरे पड़े हैं, दूंगा नहीं, बिलफुल मेरी इच्छा है मैं नहीं दूंगा, बिलफुल डिफॉल्टर हो जाता है। ओके, तो ये हो गई बातें फ्रेंड्स। ओके, तो मैं अगर समझूं तो बिलफुल डिफॉल्टर जानबूझ के डिफॉल्ट कर रहा है, 25 लाख एंड अबव अमाउंट होनी चाहिए। लार्ज डिफॉल्टर किसे बोलेंगे? 1 करोड़ या उससे ऊपर की उधारी होनी चाहिए, और जहां पर या तो केस सूट फाइल कर दिया गया हो, या फिर अकाउंट जो है डाउटफुल या लॉस में हो। ठीक है, अब सोचो 1 करोड़ या उससे ऊपर का लोन है, और जो अकाउंट है सूट, अगर मान लो केस नहीं फाइल है और अकाउंट जो है सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में है, तो वो नहीं आएगा ना, क्योंकि डाउटफुल या लॉस कैटेगरी में हो तभी लिया जाता है। ओके, फिर आते हैं फ्रेंड दूसरे सर्कुलर की तरफ में। दूसरा सर्कुलर है हमारा, ये 15 जुलाई 2024 को आया हुआ है, मास्टर डायरेक्शन ऑन फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट इन कमर्शियल बैंक। फ्रॉड रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है, तो यहाँ पर पहली जो चीज़ है वो होती है, फुल फॉर्म देख लीजिए, EWS अर्ली वार्निंग सिग्नल्स होते हैं। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स क्या होते हैं? हमें शुरू में ही पता चलता है, लक्षण जैसे कि नहीं, लक्षण बता रहे हैं कि ये आगे गड़बड़ होने वाली है, तो वही चीज़ है कि अर्ली वार्निंग सिग्नल, हमें एक आइडिया लग जाता है कि ये गड़बड़ होने वाली है, तो अर्ली वार्निंग सिग्नल होते हैं। RFA रेड फ्लैग अकाउंट क्या होते हैं? रेड फ्लैग अकाउंट इज वन वेयर सस्पिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी इज थ्रोन अप बाई द प्रेजेंस ऑफ 1 or more EWS इंडिकेटर्स, यानी कि ऐसे अकाउंट जहां पर सस्पेंस हो रहा है, सस्पिशियस एक्टिविटीज हो रही हैं, एक या एक से अधिक जो है अर्ली वार्निंग सिग्नल्स वहां पर
पाए जाते हैं तो फ्रेंड्स उन्हें क्या बोल देते हैं, हम रेड फ्लैग अकाउंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं फ्रेंड्स, रेड फ्लैग अकाउंट बोल देते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड टू लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी LEA, फ्रॉड की रिपोर्टिंग किसको करनी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बैंक सेल इमीडिएटली रिपोर्ट द इंसिडेंट ऑफ फ्रॉड टू लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एज इंडिकेटेड बिलो। तो ये बोल रहे हैं कि अगर प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और फॉरेन बैंक है तो 1 करोड़ से कम का अगर जो है फ्रॉड हुआ है तो स्टेट यूनियन टेरिटरी की पुलिस को बताया जाएगा। 1 करोड़ या उससे अधिक का अगर जो है फ्रॉड हुआ है तो स्टेट यूनियन टेरिटरी की पुलिस को तो बताया ही जाएगा, साथ ही SFIO सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को भी रिपोर्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंकों के लिए है। अगर 1 करोड़ से कम का लोन है तो जिस राज्य के हो उसी राज्य में पुलिस को बताओगे, यानी वहाँ कंप्लेंट करोगे, FIR करोगे। और 1 करोड़ से ऊपर का अगर लोन है, 1 करोड़ या उससे ऊपर का लोन है तो उस केस में स्टेट और यूनियन टेरिटरी की पुलिस में तो FIR करनी ही है। उसके अलावा SFIO सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में भी कंप्लेंट करनी है। और SFIO कहाँ आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत काम करता है। अब अगर पब्लिक सेक्टर बैंक है और RRB है तो उस केस के लिए गाइडलाइन क्या है, अगर 6 करोड़ से कम का लोन है तो राज्य सरकार के पास में जाना है, राज्य सरकार की पुलिस के पास जाना है। और अगर 6 करोड़ से कम का लोन है, अगर 6 करोड़ या उससे अधिक का लोन है तो CBI के पास में केस फाइल किया जाता है। ध्यान रखिएगा, 6 करोड़ या उससे ऊपर का लोन है पब्लिक सेक्टर बैंकों में तो उस केस में CBI के पास में केस को फाइल करना होता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास में हम केस फाइल करते हैं। क्लोजर ऑफ द फ्रॉड केसेस रिपोर्टेड टू RBI को जो है कोई फ्रॉड केस है उसके बारे में रिपोर्ट किया गया है। ठीक है, तो उसको क्लोज करने का गाइडलाइन क्या है, तो बैंक्स आर अलाउड टू क्लोज दोज रिपोर्टेड फ्रॉड केसेस इन्वॉल्विंग अमाउंट अप टू 1 करोड़ वेयर एग्जामिनेशन ऑफ स्टाफ अकाउंटेबिलिटी एंड डिसिप्लिनरी एक्शन हैव बीन टेकन। मतलब कहने का ये बोल रहे हैं कि अगर 1 करोड़ रुपए तक का फ्रॉड हुआ है और उसको RBI को आपने रिपोर्ट कर रखा है तो उसको आप क्लोज कर सकते हैं, बशर्ते कि क्या हो कि जहां पर एग्जामिनेशन ऑफ स्टाफ अकाउंटेबिलिटी और डिसिप्लिनरी एक्शन हैव बीन टेकन, डिसिप्लिनरी एक्शन या स्टाफ अकाउंटेबिलिटी को जज किया गया है। साथ ही साथ में पहला पॉइंट या दूसरा पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कि द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन आर चार्ज शीट हैज नॉट बीन फाइल्ड इन द कोर्ट बाय द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी फॉर मोर देन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि 1 करोड़ से ऊपर का केस है, 1 करोड़ रुपए तक का लोन मतलब जो है फ्रॉड हुआ था 1 करोड़ रुपए तक का, RBI के पास में रिपोर्ट चली गई है, मतलब हमने इस फ्रॉड को RBI से बताया था, RBI को रिपोर्ट किया था भाई 1 करोड़ रुपए तक का एक फ्रॉड हुआ है हमारे पास में। ठीक है, स्टाफ अकाउंटेबिलिटी वगैरह जज की गई। उसके बाद में जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी भी चली जा रही है, अभी भी चार्ज शीट नहीं बन पाई है, जबकि 3 बरस बीत गए हैं FIR किए हुए, मोर देन 3 years हो चुके हैं। तो ऐसे केस में आप जो है मतलब बैंक चाहे तो इस केस को बंद कर सकता है। या दूसरा सिनारियो क्या है, आर चार्ज शीट इज फाइल्ड बाय द आपका लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इन ट्रायल कोर्ट एंड ट्रायल इन द कोर्ट हैज नॉट कमेंस्ड आर द पेंडिंग बिफोर द कोर्ट फॉर मोर देन 3 years। अब दूसरा केस क्या है कि चार्जशीट तो फाइल हो गई है लेकिन कोर्ट के पास में मामला पेंडिंग चला हुआ है और 3 साल से अधिक बीत चुका है, FIR रजिस्टर होने से 3 साल ज़्यादा हो चुका है और अभी भी कोर्ट में मामला चल रहा है। तो इस केस में भी जो है जो फ्रॉड का केस है उसको क्लोज किया जा सकता है, क्लोजर ऑफ द फ्रॉड केसेस। ठीक है, तो फ्रॉड केस को बंद किया जा सकता है, ये इसकी गाइडलाइन है। फिर आता है लीगल ऑडिट की बात। लीगल ऑडिट ऑफ द टाइटल डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लार्ज वैल्यू अकाउंट, बैंक सेल सब्जेक्ट टू द टाइटल डीड्स एंड अदर रिलेटेड टाइटल डॉक्यूमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ, जिसे फ्रेंड्स लीगल ऑडिट बोलते हैं ना, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि लीगल ऑडिट के लिए अमाउंट कितना होना चाहिए, जो भी टाइटल डीड वगैरह है इसका इंस्पेक्शन करवाया जाना चाहिए, बशर्ते कि लोन अमाउंट 5 करोड़ या उससे अधिक की होनी चाहिए। ठीक है, इसका पीरियडिकली लीगल ऑडिट और रीवेरिफिकेशन करवाना चाहिए जब तक कि लोन पूरी तरह से रीपेड ना हो जाए। तो टाइटल डीड की लीगल ऑडिट करवाने के लिए गाइडलाइन क्या है, 5 करोड़ या उससे अधिक का लोन होना चाहिए, क्रेडिट फैसिलिटी 5 करोड़ या उससे अधिक की होनी चाहिए। स्पेसिफिक टू स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक एंड RRBs द थ्रेशोल्ड अमाउंट फॉर लीगल ऑडिट इज ₹1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ रुपए है, यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, लोकल एरिया बैंक के लिए, RRB के लिए 1 करोड़ या उससे अधिक का लोन अगर दिया गया है, 1 करोड़ या उससे अधिक का लोन सर दिया गया है तो उस केस में फ्रेंड्स जो है लीगल ऑडिट होनी चाहिए।
किसकी, टाइटल डीड वगैरह की। और नॉर्मल हमारे जो फॉरेन बैंक वगैरह हो गए या फिर जो है हमारे नेशनलाइज बैंक हो गए, पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, उनके लिए 5 करोड़ एंड अबव की गाइडलाइन होती है। ठीक है, तो अब देखो सर्कुलर बहुत बड़ा है, जो जो काम की चीज़ें मुझे उसमें से मिली हुई हैं फ्रेंड्स वो मैं आपको यहाँ सामने दे रहा हूँ। नोट में PSB एंड AIFI shall also refer all the fraud cases of amount involving 3 crore and above for examining the role of all level of official whole time directors including ex officio whole time director to advisory board for banking and financial fraud constituted by सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो ये है इसमें कि बोल रहे हैं कि अगर पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, इनको सभी फ्रॉड केसेस CBC के पास में एक ABBFF बना हुआ है, ये है एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए 3 करोड़ एबव के केसेस सारे के सारे CBC के ABBFF के पास में रजिस्टर होनी चाहिए। तो एग्जाम में अगर मान लो क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो ये वाली बात पूछेगा, ये वाली बात कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास में अगर हम अपना फ्रॉड का केस दर्ज करवाना चाहते हैं तो कितने अमाउंट का फ्रॉड होना चाहिए, 3 करोड़ एंड एबव का होना चाहिए। उसके बाद में रीजनेबल टाइम ऑफ नॉट लेस देन 21 डेज शैल बी प्रोवाइडेड टू पर्सन एंटिटी ऑन होम द सो कॉज नोटिस। मान लो आप फ्रॉड में फंस गए हैं, कोई बंदा है, कोई व्यक्ति है, उसको सो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। SCN का मतलब सो कॉज नोटिस होता है। तो सो कॉज नोटिस का मतलब होता है कि अब आप कारण बताओ कि ऐसा क्यों हुआ, हम तुम्हारे ऊपर केस क्यों ना करें, क्यों ना माने कि तुमने फ्रॉड किया है। तो इस सो कॉज नोटिस का जवाब देने के लिए नॉट लेस देन 21 कम से कम 21 दिन जरूर दिए जाने चाहिए उस व्यक्ति को, ये इसकी गाइडलाइन है। CRILC का मतलब होता है सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट, और CRILC को जो भी 5 करोड़ एंड अबव के केसेस होते हैं उनको CRILC को जरूर भेजा जाता है, SMA में भी। ठीक है, तो बस यहीं पर बात होती है ख़त्म। तो ये सर्कुलर नंबर 2 में मैं फटाफट इसको क्विक रिवाइज करवाता हूँ फ्रेंड्स आपको। देखिए सर्कुलर नंबर 2 में हमारा किसके बारे में था, फ्रॉड के बारे में था। इसमें हमने देखा सबसे पहली बात EWS होता है अर्ली वार्निंग सिग्नल, RFA होता है रेड फ्लैग अकाउंट। रेड फ्लैग अकाउंट वो होता है जिसमें सस्पिशियस एक्टिविटी दिखे, एक या एक से अधिक EWS अगर आपको दिखाई पड़ते हैं तो वो RFA में चला जाता है, रेड फ्लैग अकाउंट में चला जाता है। फिर हमने देखा कि जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को फ्रॉड रिपोर्टिंग की क्या गाइडलाइन है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक और रीजनल बैंक के लिए अगर 6 करोड़ से कम का फ्रॉड है तो जिस राज्य में यूनियन टेरेटरी में रहते हैं वहाँ की पुलिस को बताना है। 6 करोड़ या उससे ऊपर का है, 6 करोड़ का है तो वो CBI के पास देना है। और इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंकों के लिए क्या नियम है, 1 करोड़ रुपए तक का अगर केस है तो स्टेट यूनियन टेरेटरी के पास जाना है, और 1 करोड़ या 1 करोड़ रुपए से नीचे का ये स्टेट यूनियन टेरेटरी, 1 करोड़ या उससे ऊपर के लिए स्टेट यूनियन टेरेटरी के अलावा SFIO के पास भी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में भी कंप्लेंट रजिस्टर करनी होती है। फिर हमने देखा कि अगर जो भी केसेस किए गए हैं अगर फ्रॉड के RBI के साथ रिपोर्ट किए गए हैं तो 1 करोड़ रुपए तक का अगर फ्रॉड का केस है तो वो बंद किया सकता है, बशर्ते कि 2 में से कोई एक कंडीशन हो। पहली कि जो है पहली बात तो ये कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और चार्जशीट अभी तक फाइल नहीं हुई है और 3 साल बीत चुके हैं FIR हुए, FIR की डेट से 3 साल से अधिक हो चुका है लेकिन चार्जशीट नहीं फाइल हो पाई, तो उस केस में बंद कर दीजिए। अगर चार्जशीट फाइल हो गई और मामला कोर्ट में पहुंच चुका है लेकिन 3 साल से अधिक हो चुका है और कोई फैसला ही नहीं आ रहा है, या फिर जो है पेंडिंग है, कोर्ट में पेंडिंग ही चल रहा है मामला, FIR से 3 साल से अधिक हो चुका है, इस केस में भी फ्रेंड्स आप जो है आराम से केस को बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लीगल ऑडिट जो है, जो भी टाइटल डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं लार्ज वैल्यू के लोन के, उनके लिए गाइडलाइन क्या है, अगर 5 करोड़ या उससे अधिक का लोन है तो जो भी टाइटल डीड है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी पीरियोडिक तौर पर लीगल ऑडिट करवाई जानी चाहिए। क्या करवानी चाहिए सर, लीगल ऑडिट करवाई जानी चाहिए। ये पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए है। और अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक है, लोकल एरिया बैंक है और RRB है तो यही 5 करोड़ की जगह पर 1 करोड़ एंड अबव हो जाता है। क्या हो जाता है सर, 1 करोड़ एंड अबव। ठीक है, उसके बाद में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास में ये है एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड जो बना है, इसके पास अगर केस दर्ज करना है तो 3 करोड़ एंड उससे अबव का फ्रॉड हुआ होना चाहिए, 3 करोड़ एंड उससे अबव का फ्रॉड होना चाहिए। अगर किसी एम्प्लॉय को, किसी कंपनी को अगर सो कॉज नोटिस दिया गया है फ्रॉड के केस में तो उसको कम से कम 21 दिन का समय दिया जाना चाहिए कि वो जवाब दे सके। CRILC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट, और CRILC के पास में 5 करोड़ यानी उससे अबव के जो फ्रॉड केसेस होते हैं, रेड फ्लैग अकाउंट होते हैं, SMA होते हैं, ये सारे 5 करोड़ एंड अबव के लोन अकाउंट की डिटेल्स भेजी जाती है। ठीक है, सर्कुलर नंबर 3 पर आते हैं फ्रेंड्स। अब हम
सर्कुलर नंबर 3 पर आते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पर, ठीक है। सर्कुलर नंबर 3 किससे रिलेटेड है? ये केसीसी से रिलेटेड है फ्रेंड्स। ये आया हुआ है 6 अगस्त 2024 को। केसीसी में कुछ नहीं है, बस ध्यान रखिए काम की बात। जो रेड है देखिए, MISS होता है, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम होता है। इंटरेस्ट सबवेंशन 1.5% का मिल रहा है किसको? उस बैंक को जिसने किसान को लोन दे रखा है। जिसने किसान को लोन दे रखा है उसको जो है 1.5% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। ओवरऑल केसीसी में जो लोन की लिमिट है वो 3 लाख रुपए की है। मैं पढ़ता हूँ थोड़ा सा। इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 1.5% इज अवेलेबल टू द बैंक, किसान को नहीं, हु गिव द लोन टू द फार्मर फॉर शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन एंड शॉर्ट टर्म लोन फॉर एलाइड एक्टिविटी जैसे एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज, बी कीपिंग एक्सेट्रा, अप टू ओवरऑल लिमिट ऑफ 3 लाख थ्रू केसीसी। तो अगर केसीसी के थ्रू किसान को किसी ने 3 लाख रुपए तक का लोन दिया है, शॉर्ट टर्म लोन दिया है, या शॉर्ट टर्म लोन एग्रीकल्चर से रिलेटेड शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन दिया है, शॉर्ट टर्म एक्टिविटी के लिए जैसे डेयरी है, मधुमक्खी पालन है ना, फिशरीज वगैरह के लिए अगर दिया हुआ है तो 1.5% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। किसको मिलेगा सर? उस बैंक को जिसने लोन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ध्यान रखें, केसीसी जो सबवेंशन मिलता है वो ओवरऑल 3 लाख पर एनम की लिमिट में मिलता है। इसमें मैक्सिमम जो सब लिमिट होती है 2 लाख रुपए पर फार्मर होती है, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऐसे फार्मर जो कि रिलेटेड एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं, डेयरी, हस्बेंड्री, बी कीपिंग वगैरह में, ठीक है। ये चीज़ है। क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि जो केसीसी में ओवरऑल कितने की लिमिट होती है सर? 3 लाख रुपए की, ठीक। ये ओवरऑल 3 लाख रुपए की होती है, लेकिन जो 3 लाख रुपए की लिमिट होती है ये इस वाले के लिए होती है। अगर किसी को शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन लिया है तो 3 लाख रुपए तक का लोन है तो उस पर सबवेंशन मिलेगा बैंक को। और अगर उसने शॉर्ट टर्म लोन फॉर अदर एक्टिविटीज दे रखा है, उससे जुड़ी हुई एक्टिविटी, तो इस केस में जो लिमिट होती है वो 2 लाख रुपए की होती है। अगर डेयरी, फिशरीज और इन सब चीज़ों के लिए दिया है आपने तो 2 लाख रुपए की लिमिट होती है। अब किसानों को किस रेट पर लोन मिलता है? 7% पर मिलता है, ठीक है। 7% में मिलता है और 1.5% का इंटरेस्ट सबवेंशन बैंक को मिलता है। किसको मिलता है सर? बैंक को इंटरेस्ट सबवेंशन 1.5% का मिलता है। उसके बाद में अब अगर किसान समय पर पैसा चुका दे, एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3% पर एनम विल बी प्रोवाइडेड टू सच ऑफ दोज फार्मर्स जो कि रिपे करते हैं ऑन टाइम। अगर कोई किसान है वो समय पर पैसा चुका देगा तो उसको 3% का सबवेंशन मिलता है। तो 7% पर लोन दिया था, 3% का उसने अगर मान लो समय पर चुका दिया, 1 साल के अंदर में पैसा चुका दिया, तो उसको केवल जो है 4% ब्याज देना पड़ता है, क्योंकि 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाता है। यही बात यहाँ लिखी गई है कि भाई 4% पर एनम पर हम पूरा का पूरा लोन उसको दे देते हैं, ठीक है। लेकिन ये बेनिफिट जो है नॉट एक्रू फॉर दोज फार्मर्स हु रिपे देयर एग्री लोन आफ्टर 1 ईयर फॉर अवेलिंग सच लोन, क्योंकि 60 ड्यूरेशन के लिए है तो 1 साल से अधिक के लिए, अधिक बार 1 साल में नहीं लौटाया आपने पैसा, तो ये आपको जो 3% का इन्वेंशन सबवेंशन है वो आपको नहीं मिलेगा। इन्वेंशन कह रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो कि डिस्ट्रेस जो मतलब फसल कटी और तुरंत ही जो है किसान उसको बेच करके जो है मतलब ना भागें, वो उसको ले जा करके वेयर हाउस में रखें। जैसे मतलब तुरंत ही फसल कटेगी तो तुरंत ही मार्केट में बहुत चीज़ें सस्ती पड़ी रहती हैं। क्यों? क्योंकि गेहूं अगर खूब हो गया तो उस समय गेहूं सस्ता हो जाए, क्योंकि इतना मार्केट में अवेलेबल है कि दाम नहीं मिलेगा। तो ऐसे में जो है RBI चाहता है कि आप उसको ले जा करके वेयर हाउस में रख दीजिए और वेयर हाउस से एक रसीद ले आइए, तो आपको अप टू 6 मंथ का जो है पोस्ट हार्वेस्ट जो है आपको इंटरेस्ट सबवेंशन और मिल जाता है। 6 महीने का और इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाएगा किसान को, ठीक है। बस उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? वेयर हाउस की रिसिप्ट ला करके देना पड़ेगा वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से, ठीक है। तो काम की बातें हमने करी। देखिए इसमें काम की बात ये थी, MISS का फुल फॉर्म होता है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। 1.5% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है बैंक को, ध्यान देंगे मेरी बात को। 1.5% का सबवेंशन बैंक को मिलता है। किसान को किस रेट पर लोन दिया जाता है? 7% पर लोन देता है बैंक। उसके बाद में 3% का एडिशनल जो है इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, लेकिन किसको मिलता है? ये केवल किसान के लिए है। ध्यान देंगे ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ये वाली बैंक के लिए है, ये किसान के लिए कि 7% पर लोन दिया, लेकिन 1 साल के अंदर में अगर लौटा दोगे तो 3% तुमको भी छूट देगी सरकार और तुम्हें सिर्फ 4% ही देना पड़ेगा। 1 लाख रुपए पर महज 4,000 रुपए का ब्याज देना पड़ता है। केसीसी की ओवरऑल लिमिट कितनी है सर? 3 लाख रुपए है। कितने का लोन होना चाहिए? 3 लाख रुपए का लोन अगर है तो बस इतनी ही बात अपनी काम की थी, ठीक है। सारा मैंने आपको समझा दिया। ओवरऑल लोन कितने का पड़ेगा भाई? 7% पर किसान को मिला था, 3% का सबवेंशन मिल गया, तो कुल मिला के साल भर में 4% ही उसको ब्याज देना है।
और तुरंत ही किसान अपने फसल को ना बेच दें, इसके लिए वो चाहें तो उसको ले जाकर के वेयर हाउस में रख सकते हैं। तो उस केस में 1 साल का तो मिला ही था इंटरेस्ट सब्वेंशन, प्लस 6 महीने का और दे दिया था कि चलो 6 महीने और तुमको 3% का हम छूट देंगे, 3% की छूट और देंगे, यानी कि 1.5 साल के लिए तुम 4% ब्याज पर लोन ले सकते हो। ठीक है, सर्कुलर नंबर 4 की तरफ चलते हैं सर। तो सर्कुलर नंबर 4 क्या है, देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन बाई क्रेडिट इंस्टीट्यूशन CI टू CIC, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, यानी कि क्रेडिट इंस्टीट्यूशन यानी बैंकों द्वारा क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को डेटा शेयर किया जाता है। उसकी फ्रीक्वेंसी पहले क्या होती, देखिए यहाँ अर्लियर लिखा हुआ है, पहले मंथली बेसिस पर ये डेटा शेयर किया जाना था, किसके बीच में, CI से CIC के बीच में। CI क्या है, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, CIC क्या है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है। अब क्या चेंजेस आ गया सर, नाउ इट हैज़ केम टू फोर्थनाइटली बेसिस, अब हो गया ये फोर्थनाइटली बेसिस पर। ध्यान रखिएगा, मे बी ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, मे बी कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। ओके, तो CIC एंड CI shall कीप द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कलेक्टेड मेंटेन्ड बाय देम अपडेटेड रेगुलरली ऑन फोर्थनाइटली बेसिस, यानी कि 15 तारीख को उस महीने की और लास्ट डे जो उस महीने का हो उस पर 2 बार, यानी महीने में अब 2 बार रिपोर्टिंग होगी, 15 तारीख को और महीने के आखिरी में, मान लो 28 की फरवरी है तो 28 को, अगर 31 का या 31 का अगर मई है तो 31 को। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में फोर्थनाइटली सबमिशन ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन बाय CI टू CIC शैल बी इंश्योर्ड विद इन 7 कैलेंडर डेज ऑफ रिलेवेंट रिपोर्टिंग फोर्थनाइट, यानी कि भाई फोर्थनाइटली बेसिस, हर 15 दिन पे फोर्थनाइटली बेसिस पर जो है डेटा शेयर होना है, लेकिन 15 दिन बीतने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर वो डेटा उनके पास जरूर से जरूर पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो जाती बात। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है उनसे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को जो डेटा जाता है उसकी जो गाइडलाइन है, पहले मंथली बेसिस होती थी डेटा शेयर करने की, अब फोर्थनाइटली बेसिस पर हो गई है। बस इतना याद रख करके बैठ जाएगा और एक ये रेड कलर वाला 7 डेज वाला काम हो जाएगा आपका। ठीक है, सर्कुलर नंबर 5, आई थिंक ये लास्ट सर्कुलर भी होगा। सर्कुलर नंबर 5 क्या है, अब ये नॉन रेजिडेंट्स रिलेटेड है, मे बी कि जो है आपका उसमें आए, क्या नाम है, BFM में, लेकिन अब चलो दिया हुआ इन्होंने IABF ने, तो मैं इसको पढ़ा जरूर दे रहा हूँ। ड्यू डिलीजेंस इन रिलेशन टू नॉन रेजिडेंट गारंटीज अवेल्ड बाई पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, अक्टूबर 4, 2024 का ये सर्कुलर है। तो ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हैज़ कम अक्रॉस इंस्टेंसेस ऑफ गारंटीज इंक्लूडिंग स्टैंड बाई लेटर ऑफ क्रेडिट एंड परफॉर्मेंस गारंटीज इशूड बाई पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, यानी कि ध्यान दीजिए क्या बात कर रहा है ये, कि गारंटी इशू की जा रही है। गारंटी क्या इशू किया जा रहा है, गारंटी कौन कर रहा है, ऐसा व्यक्ति जो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, इंडिया में नहीं रहता, किसके लिए कर रहा है, उसके फेवर में जो व्यक्ति पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, फेवरिंग पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, यानी कोई NRI है, ऐसे समझ लीजिए, कोई NRI है, वो लेटर ऑफ क्रेडिट या गारंटी इशू कर दे रहा है किसको, रेजिडेंट इंडियन को, ऐसा सिस्टम चला हुआ है। तो ये बोलते हैं कि एज पर फेमा गाइडलाइन, भाई ये सब परमिटेड नहीं है। फेमा गाइडलाइन के हिसाब से तुम एक NRI हो, तुम गारंटी मत इश्यू कर दो हमारे देश के नागरिकों को, हमारे देश के लोगों को, रेजिडेंट इन इंडिया को। ठीक, ये फेमा गाइडलाइन के हिसाब से परमिटेड नहीं है। तो उसी चीज़ को RBI ने डिनाई किया है। अब क्वेश्चन कैसा बन सकता है, ये बात मतलब हो सकता है ABM या BFM में पूछ ले कि भाई जो है क्या पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया गारंटी इशू कर सकते हैं इन द फेवर ऑफ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, नहीं, तो नहीं कर सकते हैं। बस इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इस सर्कुलर से। ठीक है, तो बस अगर आप चाहें तो RBI की वेबसाइट पर जाकर के इन सर्कुलर को और थोड़ा डिटेल में भी देख सकते हैं। काम की जो बातें थी मैंने आपको बता दी हैं, होप है आपको समझ में आएंगे और आप इसका बेहतर उपयोग करेंगे एग्जाम में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।